उसकी कामयाबी ही उसका जवाल बन गई। वो सोने का चमचा नहीं, जादू की छड़ी लेकर पैदा हुआ। स्कूल में बैकबेंचर था मगर यूट्यूब पर गेम चेंजर। दोस्त कोई ना था मगर लाखों दिलों में धड़कने लगा। जब वो हंसता तो पूरा मुल्क हंसता। वो मीम्स नहीं, मोमेंट्स बनाता। दूसरों की गलतियों पर कहकहे लगाता, मजाक उड़ाता। रिस्क लेना तो उसकी फितरत में था, पंगे लेना उसकी आदत थी, और प्रॉब्लम्स से उसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी। मसला कोई भी है, मसला कोई नहीं, बस ये। उसके लाखों व्यूअर्स तो बस जिंदगी गुजार रहे थे मगर वो जिंदगी जी रहा था। जो बनना तो गेम डेवलपर चाहता था मगर सेलिब्रिटी बन गया, जिसके शौक ने उसे शोहरत भी दी, दौलत भी, और फिर सजा भी। वो अमीर भी था और सिंपल भी, हीरो भी बना और विलन भी। मिलने के बहाने आया और मुझे किडनैप कर लिया। रोस्टर भी था और व्लॉगर भी, विक्टिम भी था और फिर मुजरिम भी, जिसने यूट्यूब की दुनिया में बेडरूम का दरवाजा खोला। किस्मत ने उसे सोने, चांदी और डॉलर्स में तोला। टिक ना पाया सामने जो भी उसके खिलाफ बोला। उसकी गलतियों ने उसे अर्श से फर्श पर ला छोड़ा। दाव पर लग गई जिसकी जिंदगी भर की कमाई। दी वन एंड ओनली सादुर रहमान उर्फ डकी भाई। डकी भाई की जिंदगी नेटफ्लिक्स की किसी फिल्म स्टोरी से कम नहीं, जिसमें हर थोड़े वक्त के बाद कहानी घूम जाती है। थ्रिल भी है, ट्विस्ट भी। लगता यूं है जैसे क्लाइमेक्स आ गया मगर फिर साला कहानी में एक नई कहानी निकल आती है। और सारी गुत्थियां सुलझाने के लिए मुझे स्टोरी शुरू से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि डकी भाई तो सिर्फ एक कैरेक्टर था। उस कैरेक्टर के पीछे छुपा इंसान साद कौन है, कहां से आया, कैसे उसने यूट्यूब पर नाम बनाया, वायरल कैसे हुआ, आम इंसान से सेलिब्रिटी कैसे बना और आज जेल में क्यों है, ये सब जानने के लिए हमें जाना होगा जापान। साद को बचपन से ही कंप्यूटर बहुत पसंद था। बचपन से ही जो है ना कंप्यूटर का दीवाना था। जापान के स्कूल में पढ़ने वाला ये बच्चा कभी पढ़ाई में इंटरेस्ट ना ले सका। वो बचपन से ही इतना शरारती था कि लोगों की अटेंशन हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता। उसमें बला का कॉन्फिडेंस था। मेहमान हो या रिश्तेदार, जो भी आता वो उनकी तवज्जो का मरकज बन जाता। कभी गोद में जाकर बैठता तो कभी हाथ पकड़कर अपना कमरा दिखाता। कैमरे से उसकी कुछ खास दोस्ती थी। हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता। उछलता कूदता, नत नए करतब दिखाता। जब पाकिस्तान में यूट्यूब का किसी को ज्यादा पता न था, उसके बाबा तब से ही व्लॉगिंग के शौकीन थे। वो डेली कुछ ना कुछ कैमरे में रिकॉर्ड करते, फिर चाहे वो साद और मुबीन का स्कूल जाना हो, बर्थडे हो या फिर आउटिंग। साद बड़ा होकर क्या बनेगा ये उसे भी नहीं पता था, लेकिन उसके बाबा अच्छी तरह जानते थे। बच्चा बड़ा होकर कोई बहुत बड़ी शय बनेगा इंशाअल्लाह। 2006 में ये फैमिली पाकिस्तान आकर लाहौर में शिफ्ट हो गई। साद का दिल पढ़ाई से ज्यादा गेम्स में लगता। वो एप्स बनाना चाहता, गेम डेवलपर बनना चाहता, लेकिन घर वालों का बैकग्राउंड क्योंकि एकेडमिक था, इसलिए वो साद को पढ़ाना चाहते थे, मगर उसे तो बस टेक्नोलॉजी से प्यार था। वक्त गुजरता गया और साथ साथ साद का शौक भी बढ़ता गया। 2016 जब दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो रही थी, ऐसा दौर जिसमें इंटरनेट लग्जरी नहीं, जरूरत बन चुका था। सिलिकॉन वैली से लेकर जनूबी एशिया तक टेक्नोलॉजी फैल रही थी। लोगों की लाइफ में मोबाइल अपनी जगह बना चुका था। iPhone 7 लॉन्च हुआ था। इंस्टाग्राम ने स्टोरीज का फीचर इंट्रोड्यूस किया था। अब हर कोई अपनी डेली लाइफ के मोमेंट्स दुनिया के साथ बांटना चाहता था। यूट्यूब पर कैसी नाइसिस्ट और प्यूडीपाई जैसे नाम आम नौजवानों के लिए एग्जाम्पल बन चुके थे। अब व्लॉगिंग सिर्फ एक शौक नहीं, प्रोफेशन बनता जा रहा था। पाकिस्तान में भी हवा का रुख बदल रहा था, क्योंकि 2012 से लगी यूट्यूब पर पाबंदी भी 2016 में खत्म हुई थी। 3G और 4G इंटरनेट आम होना शुरू हो गया था। साद भी प्यूडीपाई से इम्प्रेस था और सादी टेक के नाम से अपना टेक चैनल चला रहा था।
लेकिन कुछ खास रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। व्यूज नहीं आते हैं, 10 व्यूज 15 व्यूज। कभी दोस्त को सेंड कर दी, यार जरा शेयर तो कर देना दोस्तों को, ये तो मैंने गेमिंग वीडियो बनाई है। और इसी दौरान साद के हाथ एक गोल्डन चांस लगा, क्योंकि नोकिया ने अपने एंड्रॉयड फोन्स लॉन्च कर दिए थे। साद ने नोकिया के मोबाइल की एक रिव्यू वीडियो बना दी। ये उसकी पहली वीडियो थी जिस पर 10,000 व्यूज आ गए। लोग कमेंट्स भी करने लगे। साद बहुत खुश था कि एक ईमेल ने उसकी खुशी डबल कर दी। वो ईमेल थी हुआवे कंपनी की, जिसका मोबाइल लॉन्च होने वाला था। हम आपको हुआवे का फोन बेचना चाहते हैं, आप उसका रिव्यू कर दें। साद को हुआवे के नए फोन की रिव्यू वीडियो बनानी थी। ये एक अनपेड टास्क था, लेकिन वो कंपनी अपना मोबाइल फ्री में दे रही थी। किसी इंटरनेशनल कंपनी का साद को अप्रोच करना एक बहुत बड़ा मौका था। ये उसके टेक करियर की इब्तिदा हो सकती थी, लेकिन ये मौका जाया हो गया। मैं था तब अपनी खाला के घर, वहां पे मेरे पास सेटअप नहीं था। मैंने जिस कैमरे से वीडियो बनानी थी ना, वो लड़का बैरियर टाउन में था। मैंने कहा मुझे घर जाने दे, कोई माने ही ना। ये एक लाइफ टाइम चांस था जो मिस हो गया। इतना बड़ा ब्रांड मगर चला गया। साद भी डिप्रेशन में चला गया, लेकिन फिर उसने एक फैसला किया कि जो मर्जी हो जाए, अब वो अपने काम के बीच किसी को नहीं आने देगा। हर रुकावट खुद दूर करेगा। सबसे पहले उसने अपना पीसी अपडेट करने का फैसला किया, लेकिन पैसे नहीं थे। घर का खाना खा के लोग थक जाते थे, तो कहते हैं कि आजो आज बर्गर मंगवाए, आजो आज शॉर्मा मंगवाए। मैं कहता हाँ कितने का है शॉर्मा? तो अम्मा कहती थी 70 रुपए का। मैंने कहा मैं शॉर्मा नहीं खाता, मुझे 70 रुपए वैसे दे। अच्छा बर्गर कितने का है? 100 का, 100 का, 120 का। तो मुझे आप 120 वैसे दे दें, मैं नहीं खाता। साद ने सब कुछ छोड़ दिया। क्रिकेट, जिम, हॉबीज साइड में रख दी। उसे तो बस दुनिया का सबसे बड़ा टेक यूट्यूबर बनना था, मगर उसके लिए नीड थी इक्विपमेंट की, जो था 50,000 का। साद मोबाइल रिपेयरिंग भी जानता था। उसने लोगों के घरों में जाकर मोबाइल रिपेयर करना शुरू कर दिए। हर मोबाइल पर उसको 200-300 मिल जाते, और ऐसे उसने अपने पास 22,000 जमा कर लिए। उसके साथ साथ साद ने सफारी मॉल में 2 महीना कैशियर की जॉब करके 22,000 और इकट्ठे कर लिए। घर की पुरानी चीजें जो किसी काम की नहीं थी वो बेची, और इस तरह 50,000 का इक्विपमेंट ले लिया। तब वो बहुत खुश था और एक्साइटेड भी। वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेक यूट्यूबर बनना चाहता था, लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। साद का एक के बाद दूसरा टेक चैनल टर्मिनेट होता चला गया। 17 साल का साद फ्रस्ट्रेट हो रहा था, लेकिन हार नहीं मानी। एक दिन वो बैठा बोर हो रहा था कि ख्याल आया एक अलग वीडियो बनाता हूँ। उस वक्त गेमिंग और कमेंट्री का ट्रेंड था। साद ने सोचा चलो थोड़ा कमेंट्री बोलने की भी आदत हो जाएगी, और इस बार टॉपिक टेक से रिलेटेड नहीं होगा, बल्कि ऐसा मौजू जिससे आम आदमी रिलेट कर सके। और फिर साद ने बनाई एक वीडियो, टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। ये वीडियो फेसबुक पर चल गई, हजारों व्यूज आए। व्यूज देखकर साद का डोपामिन लेवल बढ़ने लगा। टैग में तो 3 बार चैनल बनाया, तब भी इतने व्यूज नहीं आए थे, लेकिन ये वाली एक ही वीडियो पर हजारों व्यूज। अब साद को यूट्यूब की दुनिया में एक नया रास्ता नजर आ गया था, और साथ ही यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स भी सर पर थे। लेकिन साद का दिल पढ़ाई से मुकम्मल हट चुका था। उसके मार्क्स भी कम आ रहे थे, मगर घर वालों का प्रेशर भी था, इसलिए पढ़ने के अलावा उस वक्त तक कोई ऑप्शन भी नहीं था। जब वो यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में था और पेपर्स की तैयारी कर रहा था, तब ही किस्मत ने उसे एक और चांस दिया। उस दौरान आ गया एक गाना ढिंचक पूजा का। मैंने कहा यार ये क्या ढिंचक पूजा ने क्या, यार मैं भी एक बनाई ना रोस्ट वीडियो, ठीक है। 5-6 मिनट की मैंने वीडियो बना के डाल दी। साद को करियर और यूट्यूब में से किसी एक को चुनना था। एक तरफ डिग्री, दूसरी तरफ व्यूज। एक तरफ गेम डेवलपर बनने का ख्वाब, तो दूसरी तरफ सब्सक्राइबर्स। एक तरफ घर वालों का प्रेशर, तो दूसरी तरफ शौक। और साद ने चुना अपने शौक को, पेपर छोड़ दिया। फटाफट ढिंचक पूजा के गाने पर एक रोस्टिंग वीडियो बनाकर अपलोड कर दी, एक ऐसे चैनल पर जो तुक्के में बनाया था, जिस पर ना कोई मेहनत की थी और ना ही कोई इंटरेस्ट था। प्रोफाइल पिक्चर भी गूगल से उठाकर एक बत्तख की लगाई हुई थी। नाम भी समझ नहीं आया तो बत्तख पर ही रख दिया। ये तुक्के में बनाया हुआ चैनल था डकी भाई। साद वीडियो अपलोड कर सो गया, लेकिन जब वो सुबह उठा तो किस्मत बदल चुकी थी। कोई 10 मिलियन व्यूज उसको हिट कर गए थे। सादुर रहमान अब दुनिया के लिए डकी भाई बनने जा रहा था, क्योंकि वीडियो तेजी से वायरल हो रही थी। बात हजारों व्यूज से निकलकर लाखों में पहुंच गई। डकी भाई की उस वीडियो पर मिलियन में व्यूज आ गए, और यूं साद एक गेम डेवलपर के बजाय
रोस्टिंग का किंग डकी भाई बन गया। मेरा तो तुम सबको पता ही है कि मैं कौन हूँ। नहीं तो क्या चल रहा है आजकल? मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर। टाइटल और थंबनेल देख के तो समझ आ ही गई होगी। उस एक वीडियो ने सब कुछ बदल दिया था। साथ जो कल तक यूनिवर्सिटी के पेपर्स छोड़कर बैठा था, अब पाकिस्तान का नया डिजिटल हीरो था। शुरू में तो डकी भाई इंडियन व्लॉगर्स को रोस्ट करता था, लेकिन फिर पाकिस्तान में नासिर खान जान और नौमान दी लेजेंड आ गए। दिस इज मी, आपका अपना दी लेजेंड नौमान खान। बंदर को क्या चाहिए? नारियल। बस फिर डकी भाई ने अपनी तोपों का रुख इन दोनों की तरफ कर दिया। नासिर खान जान इतने फेमस पहले न थे जितनी डकी भाई की रोस्टिंग से हो गए। फिर तो जिसको फेमस होना होता वो डकी से रोस्ट की रिक्वेस्ट करता। डकी ने ऐसी शोहरत पाई थी कि लोग उससे खुशी खुशी जलील होने लगे। इस लिस्ट में एलेक्स भट्टी टॉप पर था, जो डकी भाई को मैसेज करके कहता कि मुझे रोस्ट करो। दुनिया भर में प्यूडीपाई जैसे लोग रोस्ट कल्चर को पॉपुलर कर रहे थे और पाकिस्तान में सिर्फ एक नाम था, डकी भाई। साल 2017 डकी भाई हर जगह डिस्कस होने लगा। उसकी रोस्टिंग का अंदाज ही ऐसा था कि कोई भी देखे तो हुक हो जाए। लेकिन डकी भाई के साथ दो प्रॉब्लम्स थी। एक ये कि उसकी वीडियोस में गालियां होने की वजह से मोनेटाइजेशन नहीं थी, और दूसरा व्यूज मिलियंस में होने के बावजूद सब्सक्राइबर्स 1.5 लाख ही थे। डकी चाहता था कि उसके सब्सक्राइबर्स तेजी से बढ़ें और उसे तलाश थी एक ऐसे इशू की जो उसे बूम दे सके, और ये मसला हल किया शाम इदरीस ने। शाम यूट्यूब का एक बड़ा नाम था। उसके 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे। वो पाकिस्तान में नहीं था, लेकिन पाकिस्तानी उसकी वीडियोस भी शौक से देखते। शाम और फ्रॉगी का कपल कंटेंट का नया ट्रेंड इंट्रोड्यूस करवा रहा था। डकी एथिक्स जानता था। वो किसी को भी रोस्ट करने से पहले उससे इजाजत लेता। मगर यार, क्या किसी को इजाजत लेकर गालियां देना एथिक्स में आता है? खैर, शाम को भी उसने रोस्ट करने से पहले एक मैसेज करके परमिशन मांगी, लेकिन शाम वो मैसेज नहीं देख सका। डकी इज एब्सोल्युटली राइट, उसने मुझे ईमेल भी की होगी। और डकी ने उसको रोस्ट कर दिया। यहाँ से आगाज हुआ एक ऐसे झगड़े का जिसने डकी को शोहरत के आईफल टावर पर ला खड़ा किया। ये पाकिस्तान की पहली डिजिटल वॉर थी। सोशल मीडिया दो हिस्सों में बढ़ गया। कुछ लोग कहने लगे टीम डकी और दूसरे थे टीम शाम एंड फ्रॉगी। इस मामले को इतनी हाइप मिली कि पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इसे कवरेज दी। हर दूसरे पेज पर डकी भाई वर्सेस शाम इदरीस की मीम्स और पोस्ट नजर आने लगी। डकी भाई का नाम हर घर में पहुंच गया। उस वक्त उसके सब्सक्राइबर्स लाखों में जा पहुंचे थे। अब सिर्फ रोस्टिंग नहीं, बल्कि लोग उसकी शख्सियत से भी जुड़ने लगे थे। वो एक इंटरनेट सेलिब्रिटी बन चुका था। मगर जैसे जैसे शोहरत बढ़ी, वैसे वैसे नफरत भी, क्योंकि डकी भाई का हौसला बढ़ता जा रहा था। पहले तो वो रोस्ट करने से पहले मैसेज करता था, लेकिन अब तो वो बगैर पूछे भी रोस्ट करने लगा। और फिर वो हुआ जो होना ही था। मेरी एक वीडियो है जो जिंदगी में कभी आउट नहीं हुई, मुझे किसी टिकटॉकर ने खुद लगाया। ये मैं आपकी जिंदगी फर्स्ट टाइम आपके पॉडकास्ट में बात कर रहा हूं, जिसमें मैं टिकटॉकर से माफी मांगता हूं। डकी पैसे, फेम और दुश्मनी सब साथ कमा रहा था। इस बात का उसे भी एहसास था कि अगर वो रोस्टिंग करता रहा तो जल्द ही कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, जो न सिर्फ उसे बल्कि उसके घर वालों को भी भुगतना पड़ेगा। 2019 में डकी रोस्टिंग के अरूज पर था कि अचानक 17 नवंबर 2021 के बाद वो गायब हो गया। किसी को नहीं पता था कि डकी कहां है, क्या कर रहा है, क्या करने वाला है। क्या डकी भाई खत्म हो गया? लोगों को लगने लगा कि मिलियन ऑडियंस रखने वाला डकी भाई अब वापस साथ बन चुका है। कि फिर ठीक 3 महीने बाद एक नया धमाका हुआ। हाँ जी, तो भाई व्लॉग बना रहा है आपका भाई। डकी भाई रोस्टिंग छोड़कर फैमिली व्लॉगिंग की दुनिया में कदम रख चुका था, और फिर वहां से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसका अंजाम था जेल। लेकिन क्या डकी भाई को फैमिली व्लॉगिंग की वजह से जेल हुई? और अगर ऐसा है तो बाकी फैमिली व्लॉगर्स क्यों बाहर हैं अब तक? इसी वीडियो में बताता हूँ। बहरहाल डकी बहुत खुश था, क्योंकि उसकी ऑडियंस ने उसको हर शक्ल में वेलकम किया। रोस्टिंग में भी उसके व्यूज मिलियन में थे, फैमिली व्लॉगिंग में भी कम ना हुए, बल्कि अब तो ब्रांड्स, स्पॉन्सर्स और भी ज्यादा मिल रहे थे। वो साथ जो पहले खाने के पैसे भी बचाता था, लोगों के घर घर जाकर मोबाइल रिपेयर करता था, अब करोड़ों कमा रहा था, अपना लग्जरी लाइफ स्टाइल दुनिया को दिखा रहा था। लेकिन शायद उसे कंट्रोवर्सीज अच्छी लगती थी, या फिर वो कंट्रोवर्सीज को। लेकिन कंट्रोवर्सी आने से पहले अब की बार डकी भाई की जिंदगी में अरूब आ गई। 2022 में सादुर रहमान की अरूब जतोई से शादी क्या हुई, समझो डकी भाई कंपनी का एक और पार्टनर आ गया।
अब सिर्फ डकी भाई नहीं बल्कि अरूप भी साथ थी। वीडियोस बढ़ने लगी, व्यूज बढ़ने लगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे, इन शॉर्ट पैसे बढ़ने लगे। और साथ ही साथ डकी भाई का डोपामाइन लेवल भी। वो मजीद कुछ करना चाहता था। अब उसे पहले से भी ज्यादा चाहिए था। व्यूज, ब्रांड्स, डॉलर्स, पहले से भी ज्यादा। वो डकी याद है ना, जिसके पास टेक चैनल बनाने के लिए 50,000 न थे। आज करोड़ों रुपए भी उसे कम दिख रहे थे। डोपामाइन चीज ही ऐसी है यार। और फिर डकी भाई ने लोगों को पढ़ाने का फैसला किया। अच्छा स्टूडेंट तो वो कभी था ही नहीं, लेकिन अच्छा टीचर बनने का डिसाइड कर लिया और 2023 में डकी भाई एकेडमी का कोर्स लॉन्च कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनेंस फ्यूचर्स ट्रेडिंग कोर्स। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बड़े बेसिक और आसान पाकिस्तानी अल्फाज से मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या है और फ्यूचर ट्रेडिंग करनी कैसे है। ये कोर्स नहीं बल्कि डाउनफॉल का पहला स्टेप था। डकी ने रजब भट्ट और नदीम नानीवाला के कहने पर ये कोर्स तो लॉन्च कर दिया, लेकिन तीनों उसमें उतने ही सीरियस थे जितना कभी अपनी पढ़ाई में। ना वेबसाइट बन सकी, ना कोई वीडियो अपलोड हो सकी, और रिजल्ट ऐसा निकला कि डकी भाई भी हैरान था। ये कोर्स पेड था, यानी ज्वाइन करने के लिए लोगों को फीस देनी पड़ती। डकी भाई का क्लेम ये था कि ये कोर्स नए यूट्यूबर्स को सिखाएगा कि वीडियोस कैसे वायरल की जाएं, यूट्यूब एल्गोरिथम कैसे काम करता है, ब्रांड डील्स, व्यूज और एंगेजमेंट कैसे बढ़ाएं। मगर लोगों को कुछ ना मिला। बहुत से पुराने फॉलोअर्स को लगा कि डकी फैन से पैसा कमाने पर उतर आया है। लोगों ने ट्विटर, रेडिट और यूट्यूब पर कमेंट्स में कहना शुरू कर दिया, डकी भाई भी बाकी इन्फ्लुएंसर्स की तरह बन गया है, ये अब सिखाने नहीं बेचने निकला है। हत्ता कि कुछ लोगों ने उस कोर्स के स्क्रीनशॉट और लीक्ड लेक्चर्स भी अपलोड कर दिए, जिन्हें देखकर और ज्यादा मुखालफत बढ़ी। यूं डकी भाई ने सिर्फ चंद हफ्तों में 2.5 से 3 लाख सब्सक्राइबर्स खो दिए। ये उसके पूरे करियर का पहला बड़ा नुकसान था। मैं सारों को यही समझाता रहा कि दिस वी डोंट हैव टू स्टेप इन। कामयाबी उसके लिए नई नहीं थी, गिरने के बाद वो दोबारा उठना जानता था। 2024 के आखिर तक डकी भाई का चैनल दोबारा रफ्तार पकड़ चुका था। वीलॉग्स, फैमिली कंटेंट, अरूप के साथ वीडियोस, सब कुछ सेट होने के बावजूद भी डकी भाई की लाइफ में कुछ भी नॉर्मल नहीं था। डॉलर्स तो आ रहे थे, मगर साथ साथ मुकदमे भी बन रहे थे। हल्के फुल्के, कभी सोते हुए गाड़ी चलाने की वीडियो पब्लिश करने पर मुकदमा, तो कभी बगैर लाइसेंस के असलहा दिखाने पर केस। हालांकि डकी भाई ने बाद में सफाई भी दी कि वो एक आंख खोलकर गाड़ी चला रहा था, अपने व्यूअर्स को सिर्फ बना रहा था। आपको ऐसा लग रहा होगा कि जी मेरी दोनों आंखें बंद हैं, लेकिन सही बताऊं तो मेरी राइट वाली आंख खुली हुई है। मगर ये तो हल्के फुल्के झटके थे। डकी भाई की जिंदगी में 10 रेक्टर स्केल का जलजला आना अभी बाकी था, जिसने न सिर्फ डकी के करियर को रोक देना था बल्कि फैमिली भी सफर करने वाली थी। हुआ कुछ यूं कि ब्रांड्स फिर से राब्ता कर रहे थे और स्पॉन्सर्स भी बढ़ते जा रहे थे, मगर उनमें से ही एक स्पॉन्सर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रैप निकला। ये एक मोबाइल ऐप थी, बाहर से आम सी गेमिंग ऐप लगती थी, लेकिन अंदर से ऑनलाइन बैटिंग प्लेटफॉर्म। ये जुए की एप्लीकेशन थी, मगर उस वक्त डकी भाई ने इसे लीगल कहा। वैसे तो मैं तुम लोगों को कई बार बाइनोमो के बारे में बता चुका हूं और यहाँ पे हमारे पास 18,500 का प्रॉफिट हो चुका है। ये एक शॉर्ट सा स्पॉन्सर क्लिप था, मगर इसी ने उसके पूरे करियर को बदल दिया। कुछ ही दिनों में सोशल मीडिया पर शोर मच गया। लोगों ने कहा ये तो स्कैम है। कई लोगों ने तो सबूत के साथ वीडियोस अपलोड की कि वो ऐप उनके पैसे हड़प कर चुकी हैं। और यूं मामला पहुंच गया FIA साइबर क्राइम विंग तक। 17 मार्च 2025 की दोपहर डकी भाई लाहौर एयरपोर्ट से बैरून मुल्क रवाना हो रहे थे कि उन्हें पता चला कि उनका नाम तो PINL लिस्ट में शामिल है, यानी वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। और फिर खबर आई, यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने कहा था ना, इस कहानी में बहुत से ट्विस्ट हैं। डकी भाई सिर्फ अरेस्ट ही नहीं हुए, बल्कि NICL के अफसरान डकी भाई से मुतालिक मुख्तलिफ पॉडकास्ट और मीडिया इंटरव्यूज में उनके खिलाफ बोलते नजर आए। ऐसे शवाहिद भी मिले हैं कि शायद जुए के पैसे में से कुछ बड़े गैम्बलिंग एप्स में से ये परसेंटेज भी लेता है। कोई राफुल तैयार रहा है जो तुम विक्ट्री का निशान बना रहे हो। ये ब्लैक मनी वाले लोग होते हैं जो ब्लैक मनी इनको एज अ गिफ्ट करते हैं। ये जो अरेस्ट किया है इसका हमने FBR से टैक्स डिटेल भी मांग लिया है, तो एक और FIR होगी जो कि मनी लॉन्ड्रिंग। यही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर ही ये भी पता चला कि डकी भाई ने जिस घर के खरीदने का दावा किया वो तो किराए पर लिया था। आज मैंने अपना पहला घर, दैट इज माय ड्रीम होम, मैंने भी परचेज किया है। ये घर रेंटेड है
और उन्होंने ये घर रेंट पे हमसे लिया। ऐसा डकी भाई ने क्यों किया था उसके लिए आप हमारी ये डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं। लेकिन अभी ये सवालात उठ रहे थे कि डकी भाई को NICL ने किस केस में उठाया है। पता चला कि जिस एप्लीकेशन की डकी भाई प्रमोशन कर रहे थे वो जुए की ऐप है। मगर फिर सवालात उठे कि सिर्फ डकी ही क्यों, इस ऐप की तो बेशतर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने प्रमोशन की थी। घूमने फिरने का दिल किसका नहीं करता, लेकिन साइड इनकम जनरेट होगी फिर ही यशियां होगी ना। और साइड इनकम जनरेट करने के लिए दी बेस्ट ऐप तो एक ग्लोबल ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है और आप ट्रेडिंग करके 90% तक का प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। आप सबको ट्रेडिंग करके दिखाऊंगी और आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से पैसे अर्न कर सकते हैं। बल्कि साबिक क्रिकेटर वसीम अकरम भी इस ऐप को प्रमोट कर चुके हैं। सिर्फ डकी ही क्यों, इस एक सवाल का कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। खैर, डकी भाई की अदालत आने जाने की वीडियोस आती रहीं। खानदान पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी थी। उनकी वाइफ जो कभी जापान, दुबई, चाइना के चक्कर लगाती थी, अब अदालतों के चक्कर लगा रही थी। जो ब्रांड्स की वीडियोस बनाती थी, अब कोर्ट आते जाते चेहरा छुपाती थी। अपने व्लॉग्स में चहचहाता डकी भाई कोर्ट में खामोश रहता और कभी माफी मांगता नजर आता। पूरे पाकिस्तानी कौम से उसकी माफी मांगता हूँ। अब मजे की बात यह कि जिसने जुए की एप्स को प्रमोट किया था, उनके दिल की धड़कनें तेज थीं कि अगला नंबर उनका होगा। मगर मैंने कहा था ना कि डकी की लाइव फिल्म की स्टोरी से कम नहीं, उसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। लेकिन बहरहाल इस ट्विस्ट से पहले भी इन्फ्लुएंसर्स पर खौफ तारी किया जाता रहा कि अब उनकी बारी आने वाली है। सारी मर्दों की खवातीन भी होंगी। हैं जी, खवातीन भी हैं जी। डकी ने जुर्म किया, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा था, लेकिन हर जबान पर अब भी यही सवाल था कि सिर्फ डकी ही क्यों, सिर्फ डकी ही क्यों। रजब भट्ट, करनैन, कमल आफ्ताब, सिस्ट्रोलॉजी, जन्नत मिर्जा। मिलियंस व्यूज में रखने वाला हो या बैंक अकाउंट में, हर दूसरा इन्फ्लुएंसर डरा हुआ था। एक दूसरे से सरगोशियां कर रहा था कि अब क्या होगा। कोई कह रहा था कि डकी भाई को इबरत का निशान बनाया गया है और कोई कह रहा था कि किसी ने पर्सनल ग्रज निकाली है और कुछ बहती गंगा में खामखा हाथ धो रहे थे। बाइनरी एप्लीकेशन पे FIA को मैंने खुद बोला है। और फिर कहानी में आया एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। 14 अक्टूबर की रात मोहम्मद उस्मान अपने अपार्टमेंट की पार्किंग में पहुंचे, मगर वहां से उन्हें कोई उठा कर ले गया। और ये मोहम्मद उस्मान कोई और नहीं बल्कि डकी भाई के केस की इन्वेस्टिगेशन करने वाली NCCI के डिप्टी डायरेक्टर हैं। एक शोर मच गया। उनकी इस गुमशुदगी का उनकी अहलिया रोजीना ने अदालत में दरख्वास्त दी कि उनके शौहर लापता हो गए हैं, बाजियाब कराया जाए। लेकिन फिर हुआ ये कि एक हफ्ते बाद यानी 21 अक्टूबर को उनकी अहलिया भी बच्चों समेत लापता हो गई। सिर्फ यही नहीं, डकी भाई केस की इन्वेस्टिगेशन करने वाले मजीद अफसरान भी एक एक करके गायब होने लगे। अभी सब यही सोच रहे थे कि ये क्या चल रहा है। फिर एक खबर ने मतला साफ कर दिया और वो खबर ये थी कि डकी भाई केस की तहकीकात करने वालों की भी कोई तहकीकात कर रहा था। MI इसके ऊपर क्या काम करती है कि MI इसकी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है बिल्कुल बैकड्रॉप के अंदर। इसके बारे में रिवील नहीं करती, तफसीलात नहीं बताती, किसी से राब्ता नहीं करती। इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल छुप के इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू करती है। और फिर कुछ ही टाइम बाद डकी भाई की वाइफ, जो खुद भी केस में नामजद मगर जमानत पर हैं, उन्होंने FIR कटवाई कि NCCI के अफसरान 90 लाख रुपए रिश्वत ले चुके हैं, जिस पर FIA ने एक्शन लेते हुए NCCI के 6 अफसरान को गिरफ्तार कर लिया। FIR में दावा किया गया है कि मुल्जिम शुएब रियाज ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए डकी भाई की फैमिली से अपने मुबैना फ्रंटमैन उस्मान, सलमान अजीज और डकी भाई के वकील के साथ मिलकर अगस्त में पहले 60 लाख और फिर उसके बाद 10-10 लाख रुपए के 3 चेक वसूल किए। उसके पैसे लिए जा रहे हैं, उसकी सारी कमाई जाया की जा रही है। उसको ये नहीं पता कि मैं कभी इनके चुंगल से निकल सकूंगा या नहीं। उससे पूछा गया, हाँ भाई ठीक हो? उसने कहा जी। हाँ भाई, तुम्हें हम तंग तो नहीं कर रहे? नहीं सर। तुम्हें हम मार तो नहीं रहे? नहीं सर। यार ये बताओ, तुम्हें हमने तबलीग की है ना? जी सर। भट्टी साहब, एग्जैक्ट यही सवाल था। मैं बैठा हूं। NCCI के वो 6 अफसरान गिरफ्तार हैं, जिनमें सरफराज चौधरी, जवार अहमद, शुएब रियाज, मुजतबा जफर, अली रजा और यासिर रमजान शामिल हैं। मुझे सरफराज चौधरी के वो अखलाकियात के भाषण याद आ गए जो वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया वालों को डकी भाई के खिलाफ दे रहे थे। बच्चों को जुआ सिखाता था, उनको खेल के दिखाता था। इस हराम के पैसे से मजीद
ये अयाशी कर रहे हैं। आपने विक्ट्री का निशान क्यों बनाया? मतलब आपके ज़हन में क्या था कि आप बुनियानुल मरसूस में क्या राफेल करा के आए थे? एक तरफ ये लेक्चर्स हैं तो दूसरी तरफ अरूब जतोई की एफआईआर, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि एनसीसीआई के ऑफिसर शुएब रियाज ने डकी भाई के बाइनेंस अकाउंट से $3,26,000 अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए। खबर ये आई है कि रिश्वत लेने के इल्जाम में गिरफ्तार एनसीसीआई के 6 अफसरान से अब तक 4,25,48,000 रुपए जो है वो रिकवर किए जा चुके हैं और मुल्ज़मान के खिलाफ आमदनी से ज़ायद असासों की भी तहकीकात का आगाज हो गया है। अगर ये बात सच है तो एक शेर ज़हन में आ रहा है, बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। आगे बढ़ने से पहले ये बात वाज़ेह कर दूं कि एनसीसीआई मई 2024 में बनाया गया था और एफआईए के पास मौजूद तमाम साइबर क्राइम के मुकदमात इस नई एजेंसी को दिए गए थे। अब वक्त देखिए कि जिस एजेंसी को साइबर क्राइम से निपटने के लिए बनाया गया था उस पर ही अब उस जुर्म की तहकीकात चल रही हैं। खैर, हम डकी भाई पर ही फोकस करते हैं, जिनकी हिचकोले खाती जिंदगी अब सलाखों के पीछे गुजर रही है। ये जरा टी शर्ट कमर से ऊपर करना, आपको नजर आती उसकी बैंगन के रंग की नीलो नील कमर। जी आप सादुर रहमान, आप उसकी बात कर रहे हैं कि उसको मार तो उस पर तशद्दुद हुआ है? तो सर और किसकी बात कर रहा हूँ? उनका यूट्यूब खामोश हो चुका है, घर वाले मुसीबत में हैं। डकी ने कभी सोचा भी ना होगा कि जिस उरूज की सीढ़ियां वो तेजी से चढ़ रहा है उसका जवाल भी बहुत ही तेज होगा, क्योंकि वो रास्ते जो आसान होते हैं उनकी मंजिल ही गलत होती है। अब भले आपके 90 लाख की कम्युनिटी हो या उरूज के वक्त साथ नजर आने वाले दोस्त, सवाल आते ही साथ छोड़ देते हैं।